नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गरम चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। यूपी में पांचवें चरण का रण फतेह करने के लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगाया है। प्रचार थम चुका है, अब जीत हार की रणनीति बनाई जा रही है। रायबरेली, अमेठी सहित कई चर्चित सीटों पर इस चरण में मतदान है। फैजाबाद और कैसरगंज जैसी सीटों पर कांटे की टक्कर है। वही प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई तो कहीं दिग्गजों की साख दांव पर है। 2019 में 14 में से 13 सीटें भाजपा और एक कांग्रेस ने जीती थी। देखिए रिपोर्ट। यूपी में पांचवें चरण का रण, रायबरेली, अमेठी सहित कई चर्चित सीटें। फैजाबाद व कैसरगंज जैसी सीटों पर कांटे की टक्कर। प्रत्याशियों के प्रतिष्ठा की लड़ाई दांव पर साख। 2019 में 14 में से 13 सीटें भाजपा व एक कांग्रेस ने जीती। पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत सपा 7 लखनऊ, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद व गोंडा सीटें पर लड़ी थी, जबकि बसपा 5 मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर व कैसरगंज सीटों पर लड़ी थी। 2 सीट अमेठी व रायबरेली में सपा ने कांग्रेस के समर्थन में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। यूपी में अब तक 39 सीटों के चुनाव हो चुके हैं। पांचवें चरण के रण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस चरण में जहां कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी का चुनाव होना है, तो फैजाबाद व कैसरगंज जैसी चर्चित सीटें भी शामिल हैं। बता दें कि 2019 के चुनाव में इसमें से 13 सीटें भाजपा व एक कांग्रेस ने जीती थी। पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में सपा इन 14 में से 7 लखनऊ, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद व गोंडा सीटों पर लड़ी थी और दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि बसपा 5 मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर व कैसरगंज से लड़ी थी। 2 सीट अमेठी व रायबरेली में सपा ने कांग्रेस के समर्थन में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, रायबरेली सीट। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें से एक रायबरेली लोकसभा सीट है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब से सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं। 2019 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप को हराया था। पिछले चुनाव में यहां 54.8% मतदान हुआ था। इंडिया के लिए 5वां चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस की रायबरेली व अमेठी सीट का चुनाव है। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर इस बार उनके बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। अमेठी में केएल शर्मा स्मृति ईरानी को दे रहे टक्कर। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर यहां से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने यहां नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिक्षक दी थी। पिछले चुनाव में यहां 54.8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अमेठी में गांधी परिवार के बेहद करीबी
किशोरी लाल शर्मा भाजपा की स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे हैं। पिछला चुनाव यहां से राहुल गांधी हार गए थे। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा बनी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 17 मई को यहां संयुक्त जनसभा कर चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर डेरा जमाए हुए हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह का साख का सवाल। लखनऊ लोकसभा सीट इस चुनाव में एक चर्चित सीट है। यहाँ से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। भाजपा नेता के सामने सपा ने रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। वहीं बसपा ने लखनऊ में सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर भाजपा से राजनाथ सिंह जीते थे। 2019 में लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान दर्ज किया गया था। कैसरगंज में दिलचस्प मुकाबला। कैसरगंज सीट से भाजपा ने मौजूदा चुनाव में लंबे समय से विवादों में घिरे बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में पहले से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। इस बार बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जरूर काटेगी और हुआ ही कुछ ऐसा ही। उनका टिकट तो कटा, पर भाजपा ने उन्हीं के छोटे बेटे करण भूषण सिंह पर दांव खेला है। इससे बाहुबली नेता जो अपने संसदीय क्षेत्र में दबदबा होने का दावा करते हैं, सच साबित होता दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है इतना संगीन अपराधों से घिरे होने के बावजूद भाजपा ने उनके परिवार की तरफ रुख किया है। कैसरगंज सीट 1996 से 2009 तक लगातार सपा के पास रही है। इस बार सपा ने यहां से भगत राम मिश्र को चुनाव में उतारा है। फतेहपुर बीजेपी सपा के लिए नाक का सवाल। फतेहपुर लोकसभा सीट भी सपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। यहां से सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव मैदान में हैं। इस लोकसभा सीट पर 67 साल बाद बीजेपी को हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का अवसर मिला है। इस मुकाम को हासिल करने में सपा को ओबीसी उम्मीदवार से साइकिल की रफ्तार भाजपा के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वहीं बसपा के ओबीसी प्रत्याशी होने के साथ मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण से सपा को भी इस सीट पर बतौर नुकसान इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कौशाम्बी सबके अपने अपने दावे। कौशाम्बी से सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज चुनाव मैदान में हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर भी सपा पूरा जोर लगाए हुए है। 1998 से 2009 तक ये सीट लगातार सपा के पास रही है। इस बार सपा ने आर.के. चौधरी पर दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज है। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का इन इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में उन्हें साधने के लिए बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दलों के नेता जुटे थे। बहरहाल उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। गोंडा बाबा की सीट पर पोती का दांव। गोंडा लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव जीते थे। उन्होंने 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ा था और हार गए थे। अब उनकी सीट पर उनकी पोती व समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी श्रेया वर्मा चुनाव मैदान में है। श्रेया ने देहरादून के विल्हम गर्ल्स स्कूल से पढ़ने के बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की है। फैजाबाद में सपा का दलित कार्ड कितना असरदार। फैजाबाद सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने इस बार दलित कार्ड खेला है।
यहाँ से वरिष्ठ समाजवादी नेता व 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद को सपा ने उतारा है। भव्य राम मंदिर बनने के बाद भाजपा भी इस सीट को जीतकर पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहती है। यहाँ से भाजपा के लल्लू सिंह लगातार तीसरी जीत के लिए मैदान में हैं। जालौन बीजेपी की फंसी प्रतिष्ठा। जालौन सीट की बात करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में भी राजनीतिक हलचल है। इस अंचल की जालौन लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ से सांसद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जालौन लोकसभा सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद हैं। जालौन शहर कभी मराठाओं के अधीन था और मराठा राज्यपाल का निवास स्थान हुआ करता था। भाजपा से लगातार 2 बार भानु प्रताप वर्मा सांसद हैं। इंडिया गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में आई है। नारायण दास अहिरवार को सपा ने चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से सुरेश चंद्र गौतम पर दाव लगाया है। झांसी बीजेपी को हैट्रिक की आस। झांसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने इस सीट पर 9 बार जीत दर्ज की है। शुरुआत में लगातार 5 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। इस सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। झांसी सीट पर यादव ब्राह्मण वोटर्स के अलावा कुशवाहा, कोरी और मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने प्रदीप जैन आदित्य को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने इस सीट से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। चित्रकूट बांदा जातीय समीकरण हावी। चित्रकूट बांदा लोकसभा सीट पर इस बार भी विकास के मुद्दे पर जातीय समीकरण हावी है। इस बार भी इंडी गठबंधन से पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल और भाजपा से सांसद आरके सिंह पटेल चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही पिछड़ी जाति से हैं। यही वजह है कि इस समय चुनाव का माहौल जातिवाद के रंग से सराबोर है। इस बार भाजपा ने विभिन्न दलों के लोगों को शामिल कर जातिवाद का समीकरण ध्वस्त करने की रणनीति बनाई है। हमीरपुर हैट्रिक के लिए जोर लगा रहे पुष्पेंद्र। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट चर्चा में है। यहाँ से कांग्रेस पिछले 35 सालों से कई चुनाव नहीं जीती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ पर बीजेपी जीतती रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर पुष्पेंद्र चंदेल ने जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से पुष्पेंद्र चंदेल पर भरोसा जताया है। इस बार चुनावी महासमर में लोधी जाति से आए नए चेहरे को लेकर अब यहाँ जातीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हमीरपुर महोबा संसदीय सीट पर किसी जमाने में ब्राह्मण बिरादरी से लोग ही सांसद चुने जाते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र की नासिक सीट पर उम्मीदवारों की अपनी अपनी जीत के दावे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी महाराष्ट्र के नासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। नासिक में देश का प्याज का सबसे बड़ा थोक बाजार है। देखिए रिपोर्ट। गोदावरी नदी के किनारे बसे पश्चिमी महाराष्ट्र के नासिक को सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। नासिक में देश का प्याज का सबसे बड़ा थोक बाजार है। सरकार ने हाल ही में प्याज के एक्सपोर्ट से रोक हटा दी है। इससे किसानों को फायदा मिल सकता है। ये फैसला लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आया है। किसान एक्सपोर्ट पर रोक हटाने की मांग कर रहे थे। मौजूदा सांसद और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के उम्मीदवार हेमंत गौडसे नासिक सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार राजा भाऊ वाजे के खिलाफ मैदान में हैं। गौडसे ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए विकास के कामों का हवाला दिया। ये एजेंडा ये है कि इससे पहले जो काम पूरे किए हैं
कि जैसे 100 एकड़ में इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब, जिससे अभी नासिक में ये पूरे भारत भर में, हमारे देश में तीसरी लैब है और महाराष्ट्र में पहली लैब है। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपनीज यहाँ पे आएगी। नासिक और शिरडी दोनों एयरपोर्ट चल रहे हैं। नासिक को अभी 5 शहरों से जोड़ा गया है और निश्चित रूप से आगे आने वाले इसमें बहुत से बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का हमारा इरादा है। वहीं नासिक लोकसभा सीट की सिन्नर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके राजू भाई वाजे की दलील है कि गॉडसे के दावे सही नहीं है। उनका कहना है कि नासिक में कई इंडस्ट्री बंद हो गई हैं। पीने का पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कई भागों में, खास करके रूरल एरिया में। और नासिक सिटी में प्रॉब्लम अलग अलग है। उसमें गोदावरी नदी का प्रदूषण है, पर्यावरण, शहर का पूरा पर्यावरण है। 65% इंडस्ट्रीज यानी एक तो बंद है, नहीं तो बीमार चल रही है। उसके बारे में कुछ काम करना जरूरी है। उधर वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से करण गायकर को टिकट दिया गया है। उनका कहना है कि वे जीत के लिए जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं। तुम्हारी उम्मीदवारी ये सर्वसामान्य आम जनता है, उनको क्या चाहिए, उनके लिए तुम क्या डेवलपमेंट कर सकते हो, उनके लिए आपकी सोच क्या है। ये मतदार संघ में पर्यटन है, कृषि है, सहकार है, शिक्षण है, आरोग्य, इस पे कोई बात नहीं करता। जो भी बात करता है राजनैतिक जातीयवाद की बात करता है। इसीलिए हमने ये उम्मीदवारी की है। निश्चित तौर पे ये मैं विजयी होकर दिखाऊंगा। नासिक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 64 साल के आध्यात्मिक नेता स्वामी शांति गिरी ने भी दावा ठोका है। तो आजकल पैसे बांटकर मतदान लिया जाता है, तो उसी ढंग से मतदान नहीं होना चाहिए। कि मतदान कैसा होना चाहिए, बिना कुछ लेने मतदान होगा, वो लक्ष्य था। तो लोक से जो प्रिंसिपल है उसका ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। इस लोकसभा सीट के दायरे में 6 विधानसभाएं शामिल हैं। ये सीट 2014 से बीजेपी के पास है। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद मनोज कोटक का टिकट काटकर विधायक मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने शिवसेना नेता संजय दीना पाटिल को मैदान में उतारा है। उन्होंने 2009 में एनसीपी के टिकट पर यहां से आम चुनाव जीता था। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में 6 विधानसभा शामिल है। ये सीट 2014 से बीजेपी के पास है। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद मनोज कोटक का टिकट काटकर विधायक मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है। महाविकास अघाड़ी ने शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय दीना पाटिल को मैदान में उतारा है। उन्होंने 2009 में एनसीपी के टिकट पर यहां से आम चुनाव जीता था। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर को उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से उनकी जीत काफी हद तक तय है। पीएम मोदी इस इलाके में 15 मई को रोड शो भी कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा से भरा प्रतिसाद है जनता का। कल हमारे देश के युग पुरुष, विकास पुरुष, देव पुरुष, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था। भूतो न भविष्यति, लाखों की संख्या में मुंबईकर उमड़ पड़े थे और पूरा वातावरण यह मोदीमय हो गया था। मोदी 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 से पूरा घाटकोपर विभाग यह गूंज उठा था। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को भी जनता से मिल रहे समर्थन के आधार पर जीत का भरोसा है। लोगों ने तय कर लिया है क्या इस बार संजय दीना पाटिल को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मशाल निशानी पे सांसद बन के भेजना है। तो वो अच्छी तरह प्रतिसाद दे रहे, कैंपेन में पार्ट ले रहे और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हम लोग पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो बोल रहे समस्या भी बाजू में रखिए, पहले हम आपको एमपी बनाएंगे और फिर आप जो भी समस्या है उसमें काम कीजिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक लटके मेट्रो प्रोजेक्ट, पानी की कमी और जीएसटी जैसे मुद्दे काफी अहम रहने वाले हैं। इस सीट के मुलुंड इलाके का डंपिंग ग्राउंड भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ मेट्रो का काम जो है 2 साल पीछे चल रहा है, आज तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इस नाते फटाफट उसकी सफाई की गई है। मतलब जहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे वहाँ पे सफाई होगी और जहाँ पे नहीं आ रहे आज भी वहाँ पे गंदगी पड़ी है। ऐसे 10 फोटोज़ मैंने फेसबुक पे पोस्ट किए हैं। ये भी एक समस्या है। पहाड़ी एरिया होने की वजह से पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पानी वहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तो लोग
परेशान है। 10 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता। कि हर टाइम देखिए, पहले नोटबंदी हुआ, उससे हमको बहुत ही नुकसान हुआ। उसके बाद थोड़े दिन के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से हमको इतनी तकलीफ़ें हुई कि आप मानोगे नहीं। अगर मैं बोलूँगा, भावुक हो जाऊँगा, तो आप बोलेंगे कि हम ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मेरा धंधा बंद करना पड़ा। उसका वजह कि जीएसटी ने मेरे को लॉकडाउन में 12.5 लाख रुपए का नोटिस भेजा। जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड का। जैसे पहले गोंडी में डंपिंग ग्राउंड था, फिर मुलुंड में शिफ्ट हुआ। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे महाड़ा वगैरह की जो स्लम रिहेबिलिटेशन की जो पुरानी जो जर्जर इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, ये एक पार्ट है। दूसरा एक पार्ट है यहाँ पर झोपड़पट्टी बहुत है। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सहित महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।